औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक़े कायनात है, मालिके कायनात है और हर चीज़ पे कादिर है और वहदहु ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लामुतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जो अल्लाह के प्यारे नबी हैं, हमारे प्यारे रसूल हैं, जिन्होंने हमें सुन्नत नबी का तोहफ़ा दिया, दीन इस्लाम का तोहफ़ा दिया और अल्लाह ताला हमें आपकी सुन्नत पे हमेशा अमल करने की हिम्मत दे, तौफीक अता फरमाए, आमीन। With this gentlemen, I am again with you. This is my lecture 14 which I am going to share with you. और as usual आगे जैसे हम लेक्चर 14 की बात करते हैं तो उसमें एज़ यूजुअल जैसे शुरू में मैं आपसे एक ज़रूरी मैसेज ऑफ द डे शेयर किया करता हूँ। मैसेज दिस टाइम इज़ नो वन मेक अ लॉक विदाउट अ की, नो वन मेक्स अ लॉक विदाउट अ की, दैट्स व्हाई गॉड वोंट गिव यू प्रॉब्लम्स विदाउट सॉल्यूशंस। ये मैसेज जो है ये एक होपफुलनेस का मैसेज है, ये एक पॉजिटिविटी का मैसेज है, ये एक दुनिया में कुछ करने का मैसेज है, ये मोटिवेशन का मैसेज है, ये मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज है, ये प्रोडक्टिविटी का मैसेज है। यानी दुनिया में, कायनात में, रब्बुल जलाल की इस दुनिया में कोई भी ताला ऐसा नहीं बना जिसकी कोई चाबी ना हो, जिसकी कोई की ना हो। तो सिमिलरली ही सेज के दुनिया में कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका रब्बुल जलाल ने, अल्लाह अलमाइटी ने कोई सोल्यूशन ना दिया हो। सो seek the proper magic skills to solve the problems rather than कि हम मुसीबतों से, परेशानियों से डर के हम डिफेंसिव में आ जाएं, हम अंदर घुस के बैठ जाएं, हम डीमोरलाइज हो जाएं, हम बीमार हो जाएं, हम बीमारियों का शिकार हो जाएं, हम सेल्फ स्ट्रेस का शिकार हो जाएं। तो ज़िंदगी इसी का नाम है कि वंस यू गो मूव अराउंड दी थिंग्स, आप जब कायनात में मूव करते हैं तो उसमें मूव करते करते अल्लाह रब्बुल जलाल आपको डिफरेंट किस्म के टास्क देते हैं। डिफरेंट OEM ने जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है उन्होंने डिफरेंट किस्म के हर बंदे से काम लेने हैं। आपको बहुत सारी अल्लाह पाक ने लामुतनाही नेमतों से नवाजा है। देयर आर थाउजेंड एंड बिलियंस ऑफ ब्लेसिंग्स। हमें उन नेमतों का शुक्रगुजार होना चाहिए और उन नेमतों को पर अमल करते हुए, उसकी दी हुई नेमतों का ख़ास शुक्र अदा करते हुए दुनिया में, कायनात में, लोगों में, कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर और खूब बेहतर की तलाश में रहना चाहिए। बेशक जब हम ये साफ़ नीयत से करते हैं, इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, तो बेशक अमलों का दारोमदार नीयतों पे है, तो मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा खालिक हर चीज़ में फिर बरकत डाल देता है। सो हमें साफ़ नीयत के साथ अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए और साफ़ नीयत के साथ दुनिया में प्रॉब्लम्स के ऊपर से गुजरते हुए मेहनत की करेंसी यूज़ करते हुए, मेहनत का सिक्का यूज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और अल्लाह ताला हमेशा साथ मेहनत करने वालों का देते हैं और जिनकी नीयत साफ़ होती है। विद दिस जेंटलमैन वी मूव टू लेक्चर 14 ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये लेक्चर 14 हम कवर करेंगे। एज़ यूजुअल लेक्चर से पहले हम पिछले लेक्चर की समरी क्लोज ऑन करेंगे, लेक्चर 13 की, जिसमें लास्ट लेक्चर समरी थी ऑयल एंड गैस में प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस की जाती है। मूविंग टूवर्ड्स दी लास्ट लेक्चर समरी इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हैज़ एमर्ज्ड एज वन ऑफ द टॉप इशूज़। मुख्तलिफ सेक्टर्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे ऑयल एंड गैस है, उसमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट उनकी एक टॉप प्रायोरिटी बन गई है बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी। सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स लॉन्च इन मैनी बिजनेसेस। बहुत सारे बिजनेसों में प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट हो। इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री चैलेंजेस टू प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन एंड होप्स। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए बॉटलनेक्स हैं जो स्टिल द पीपल फेस। अगर हम गौर से देखें तो उसके बाद हमने ये कवर किया था कि प्रोडक्टिविटी इन्हांस कैसे हो सकती है ऑयल एंड गैस से, जो कि डिफरेंट एरियाज़ की कंट्रीब्यूशन उसमें क्या है। पहला एरिया उसमें इनोवेशन है, दूसरा एरिया उसमें स्मार्ट मैनेजमेंट है, तीसरा एरिया उसमें अडेप्टिव एडवांटेज है, चौथा एरिया उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी है। जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ये बहुत बेसिक एरिया है जो ज़ीरो एक्सीडेंट रेट की तरफ गामजन होता है और इम्प्रॉम्प्टू अननेसेसरी जो टाइम वेस्टेज है वो इसमें कर्टेल की जाती है। सो फ्यू एरियाज आर इनोवेशन, स्मार्ट मैनेजमेंट, अडेप्टिव एडवांटेज एंड हेल्थ एंड सेफ्टी।
प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन ऑयल एंड गैस फैक्टर्स दैट इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन ऑयल एंड गैस इंक्लूड्स, पहला है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑटोमेशन। जो ऑटोमेशन है इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है हर लेवल पे। फिर है इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट बिजनेस प्रोसेस, जो स्मार्ट बिजनेस प्रोसेस हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। फिर है इंप्रूविंग सेफ्टी, सेफ्टी इंप्रूव की जाए। देन रिस्क मिटिगेशन, जो रिस्क है उसको मिटिगेट किया जाए जितना हो सकता है। देन इज द इनोवेशंस, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आसे नई मॉडिफिकेशंस और इनोवेशंस की जाए। एंड लास्ट ऑफ ऑल इज द ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट को भी ज़हन में रखा जाए। कमिंग टू मोशन एंड टाइम स्टडी, मोशन और टाइम स्टडी क्या है इस पे बात करेंगे हम। वर्क सिस्टम्स, हिस्ट्री ऑफ मोशन एंड टाइम स्टडी। Frank B. Gelther and Lillian M. Gelther, in 1885, he began to develop a motion study. Gelther invented motion study designed to determine the best way to complete a job. ये बेसिकली मोशन टाइम एंड मोशन स्टडी को डेवलप किया गया था फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क, जो कि डायरेक्टली जिसकी इम्प्लीकेशन है किसी भी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट पे। देन फ्रेडरिक टेलर ने ही स्टार्टेड टू डेवलप टाइम स्टडी। Taylor designed a time study. It measures how long it takes a worker to complete a task. एक स्टडी है जो which gives the best path to complete a job. दूसरी स्टडी है जो टेलर ने की वो ये थी कि how long a particular worker takes a time to complete a job. Methodology, outline of MTS, ये कैसे डेवलप की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड डिजाइन में आ जाता है डेवलप सिस्टम। डेवलप सिस्टम में डिजाइन वर्क मेथड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स दैट मेक अप द प्रेफर्ड सॉल्यूशन। आप वर्क या सिस्टम ऑफ चीज़ों का या सिस्टम प्रोसीजर्स को इस तरह इनलाइन करते हैं या इनको अलाइनमेंट करते हैं कि प्रेफर्ड सॉल्यूशन को प्रेफर किए इससे सिंगल आउट हो। वो फाइंड बेटर मेथड्स टू वर्क, उसके बाद जो बेहतर मेथड्स हैं काम करने के उनको देखा जाता है। After developing a system, then it is standardized from written standards for operations. यानी आप डिफरेंट तरह के रिटन स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्म करते हैं ताकि टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। टाइम स्टैंडर्ड्स ये वर्क मीन्स है, मेजरमेंट्स हैं, और ये टाइम स्टैंडर्ड डिटरमिन अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। हर ऑपरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन किया जाता है। उसके बाद है ट्रेनिंग, दैट इज द ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। डिफाइनिंग वर्क सिस्टम, वर्क इज और प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वर्क सिस्टम से पहले हमने ये सिस्टम देखा था कि इनके प्रॉपर मेथोडोलॉजी क्या है। उसके बाद जो डिफाइनिंग वर्क सिस्टम में आता है, वर्क इज आर प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, किसी भी सेक्टर में ले लें, काम की बुनियादी वर्क की बुनियादी हैसियत है। क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर दी सोशल इंटरेक्शंस एंड फ्रेंडशिप्स, ये एक अपॉर्चुनिटी भी देता है सोशल इंटरेक्शन की और प्रोडक्शंस की, फ्रेंडशिप्स की। प्रोवाइड्स दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सस्टेन एंड इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, वो चीज़ें जो इम्प्रूव करें उनको देखता है। डिफाइनिंग वर्क सिस्टम्स, वर्क सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ टास्क, टास्क कंसिस्ट ऑफ वर्क एलिमेंट्स। यानी कोई भी वर्क सिस्टम हो उसमें डिफरेंट टास्क होते हैं और टास्क में वर्क एलिमेंट्स होते हैं। वर्क एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ बेसिक मोशन एलिमेंट्स। जो वर्क एलिमेंट्स हैं ये बेसिक मोशन एलिमेंट्स के होते हैं। सो ये जैसी हमें ट्रायंगल दिखाई है, ये बेसिक मोशन एलिमेंट्स के आपने देखा कि वर्क एलिमेंट्स जनरेट होते हैं और वर्क एलिमेंट से फिर अल्टीमेटली दी टास्क आर जनरेटेड। टास्क, it is an announcement of work that is assigned to a worker for which a worker is responsible. एक पर्टिकुलर काम होता है जो आप वर्कर को असाइन कर देते हैं और वर्कर क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली उसकी द लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड्स उसमें उसको वो असाइन कर दिया जाता है एंड ही इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रेपिटेटिव टास्क एज इन मैथ प्रोडक्शन, मैथ प्रोडक्शन में बहुत सारे रेपिटेटिव टास्क भी आते हैं। देयर सर्टन नॉन रेपिटेटिव टास्क, ये परफॉर्म होते हैं पीरियडिकली, इनको पीरियडिकली परफॉर्म किया जाता है। इनफ्रीक्वेंटली और ओनली वंस, ये पीरियडिकली परफॉर्म किए जाते हैं, इनफ्रीक्वेंटली किए जाते हैं और वंस किए जाते हैं।
वर्क एलिमेंट क्या है? वर्क एलिमेंट अ सीरीज ऑफ वर्क एक्टिविटीज दैट आर लॉजिकली ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे हैव अ यूनिफाइड फंक्शन इन द टास्क। वर्क एलिमेंट है अ सीरीज ऑफ वर्क एक्टिविटीज की सीरीज होती है दैट आर लॉजिकली ग्रुप, जो कि लॉजिकली ग्रुप किया जाए जिनको टुगेदर, बिकॉज दे हैव अ यूनिफाइड फंक्शन इन द टास्क, जो कि यूनिफाइड फंक्शन है उनका टास्क में। एग्जाम्पल, असेंबलिंग अ कंपोनेंट टू अ बेस पार्ट यूजिंग सेवरल नट्स एंड बोल्ट्स। बहुत सारे नट्स और बोल्ट को जब असेंबल किया जाता है तो ये एक वर्क एलिमेंट बन जाता है। ये उसकी एग्जाम्पल दी है उन्होंने रियलिस्टिकली। बेसिक मोशन एलिमेंट्स, actuations of the limbs and other body parts. Examples, reaching for an object, grasping of the object, moving the object, walking, eye movement. Basically मोशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और मोशन एलिमेंट्स में जैसे हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से लाते हैं कोई काम करने के लिए और डिफरेंट लिम्स को किया जाता है, उसकी एग्जाम्पल है। अ वर्क एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बेसिक मोशन एलिमेंट्स। कहना ये चाहते हैं कोई भी वर्क एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ बेसिक मोशन एलिमेंट्स उसमें होते हैं। टाइम मनी हो, यानी टाइम जो है ये पैसा कैसे है, टाइम को कीमत, टाइम को इतना कीमती एसेट कैसे डिक्लेयर किया है, वाई। इट इज न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, प्रोडक्ट कास्ट की वैल्यू है, डिलीवरी टाइम की वैल्यू है, ओवरनाइट डिलीवरी के रिक्वायरमेंट्स हैं जो अर्जेंट नेचर की रिक्वायरमेंट्स हैं, कम्पिटेटिव बिडिंग्स हैं, बिडिंग्स बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव हैं, प्रोडक्ट कम्पिटिशन्स बड़े हाई, कम्पिटेटिव एनालिसिस बहुत हाई स्टेट पे है, और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जो है वो भी टाइम, कास्ट और क्वालिटी की ट्रैका की मरून मिन्नत है। और इंक्रीज प्रॉफिट यूजिंग लेस टाइम। प्रॉफिट कैन ओनली बी इंक्रीज इफ यू यूज द मिनिमम टाइम, क्योंकि टाइम, कास्ट और क्वालिटी तीन मेजर एलिमेंट हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और टाइम जितना कम लगेगा उस पर लेबर कम लगेगी, उस पर ओवरहेड चार्जेस कम लगेंगे, प्रोडक्ट जल्दी बनेगी थोड़े पैसों में, उतना उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन वर्क। टाइम इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ वर्क। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा इट इज केप्ट इन व्यू इन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इन ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन ऑल सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, लाइक सर्विसिंग, like oil and gas, any type of industry कोई भी हो उसमें। How many minutes or hours are required to perform a given task? Everyone asks how many time you would take। पहला क्वेश्चन आ रहा होता है जब प्रोजेक्ट शुरू होता है कि how much time, आपकी गोल पोस्ट कहाँ, कितने टाइम पे आपने फिक्स किया। Most worker are paid by the time they work। वर्ल्ड ओवर बहुत सारी वर्कर्स को जिस टाइम के मुताबिक वो पे कर रहे होते हैं उसी के मुताबिक उसको देखा जाता है। Most workers are paid by the time they work। इट इज ऑनली वेज रेट भी होते हैं कुछ लोगों के, कुछ लोगों की सैलरीज होती हैं जो कि मंथली फिक्स्ड होती हैं। वर्कर्स मस्ट अराइव एट वर्क ऑन टाइम, और वर्कर्स को टाइम पे आना चाहिए, और दे मस्ट वर्क एट इन टाइम, ताकि वो टाइम पे आके अपना बेहतर परफॉर्म करें और बेहतर आउटपुट दे सकें। लेबर एंड स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स कंप्यूटेड इन यूनिट ऑफ टाइम। जितनी भी लेबर है और स्टाफिंग रिक्वायरमेंट है वो भी यूनिट ऑफ टाइम के लिहाज से उसको केटर फॉर किया जाता है हर लिहाज से। A work system is a system consisting of humans, information and equipment। वर्क सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ह्यूमंस का, इंफॉर्मेशन का और इक्विपमेंट, ये तीन उसके मेन एलिमेंट्स होते हैं, ह्यूमंस, इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट। डिजाइन टू परफॉर्म यूजफुल वर्क, और ये इसलिए डिजाइन किया जाता है कि यूजफुल वर्क परफॉर्म करे। इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ ए सर्विस। ये किसी भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन पे कंट्रीब्यूट करता है और या सर्विस की डिलीवरी पे फोकस करता है। एग्जांपल्स जो इसकी वर्क सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, वर्कर ऑपरेटिंग अ मशीन टूल इन अ फैक्ट्री। जैसे किसी भी मशीन टूल में एक वर्कर जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ऑपरेट करता है अपनी फैक्ट्री, अपनी मशीन को, ताकि टूल फैक्ट्री में जो उसके पर आवर वेज होती है या सर्टन केसेस में फिक्स सैलरी होती है मंथली। जैसे रोबोटिक वेल्डिंग लाइन इन ऑटोमोबाइल प्लांट में जैसे रोबोटिक टाइम वेल्डिंग होती है, ऑटोमेटिक रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको ऑनलाइन किया जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट की होती है। और रिसेप्शनिस्ट आंसरिंग इनकमिंग फोन कॉल, जैसे एक रिसेप्शनिस्ट है 8 आवरली जनरली ये चेंज होती है इनकी शिफ्ट, और वो एक पर्टिकुलर होटल में, किसी जगह, किसी लोकेशन में, किसी एंटरप्राइज में सारी इनकमिंग कॉल्स को रिसीव करके गाइड कर रही होती है। डिफाइनिंग वर्क सिस्टम में अभी आप अगर गौर से स्लाइड को देखें तो दरमियान में प्रोसेस है, प्रोसेस में एक तरफ इंफॉर्मेशन है जो प्रोसेस के लिए आ रही है, दूसरी तरफ इक्विपमेंट है जो प्रोसेस के लिए इनपुट के तौर पे जा रहा है, फिर यूजफुल वर्क जो है वो आउट हो रहा है,
और फिर ह्यूमन वर्कर्स जो हैं वो भी इनपुट दे रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट और ह्यूमन वर्कर्स। इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जो स्किल चाहिए उसकी, फिर इक्विपमेंट जो उसके लिए मशीन चाहिए, और ह्यूमन वर्कर्स जो हैं ये सारे इनपुट के तौर पे आते हैं। और उसके बाद यूजफुल वर्क या प्रोडक्ट जो है आउटपुट के तौर पे देखी जाती है। प्रोडक्टिविटी एज ए फंक्शन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्टिविटी को हम कैसे शो करते हैं? इकोनॉमिक फार्मूला के तहत, दैट इज Q इक्वल टू F इंटू K इंटू L। Q इज द आउटपुट, K इज द कैपिटल एंड L इज द लेबर। इज देयर अ वे टू चेंज फंक्शन ऑफ F विद अ बेटर फंक्शन ऑफ G? यस, बेटर फंक्शन ऑफ G होगा और बेटर फंक्शन ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी होगा। हायर प्रोडक्टिविटी होगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ ए गिवन प्रोसेस relative to the level of input। आउटपुट का जो विद इनपुट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होती है। जिस तरह की इनपुट होगी उस लिहाज से जो आउटपुट या प्रोडक्ट फिनिश है उसकी रेशियो को प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। प्रोसेस कैन रेफर टू इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी और सर्विस ऑपरेशंस। प्रोसेस को हम इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं, सर्विस ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी का नेशनल इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा रोल है। प्रोडक्टिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक इन वर्क सिस्टम बिकॉज improving productivity is the mean by which worker compensation can be increased without increasing the cost of products and services they produced। cost of products जो worker produce करते हैं उसको भी इसे एड्रेस किया जा सकता है। आगे हम आते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी पे। The most common productivity measure is the labor productivity defined by the ratio, that is the labor productivity is equivalent to WU by LH। LPR is the labor productivity ratio, WU is the work units of output, वर्क यूनिट ऑफ आउटपुट जो रेंडर किए गए हैं। LH दी लेबर आवर्स ऑफ इनपुट, जो लेबर आवर्स के दिए। सो लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो जो है वो इक्विवेलेंट टू है वर्क यूनिट्स और जो लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स दिए। इसको पार्शियल प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू मेजर और टू जज अ प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। इट इज द मेजर दैट compares the input oblique output ratio from one year to the next। पिछले साल की निस्बत पिछले साल से ये कंपैरिजन ड्रा करती है टुवर्ड्स द नेक्स्ट ईयर और इस रेशो के साथ। LPI स्टैंड्स फॉर द लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, LPRT और LPRB यानी पिछले साल की जो रेशो है अगले साल से कंपैरिजन के लिए। वेयर एज के LPI हो गया लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, इट इक्वल्स टू LPRT लेबर प्रोडक्टिविटी रेशो फॉर द पीरियड T। पीरियड T के लिए लेबर प्रोडक्टिविटी रेशो होगी। LPRB होगी लेबर प्रोडक्टिविटी रेशो फॉर द बेस पीरियड, जो बेस पीरियड के लिए हुई डिफरेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी वी शुड बी फोकसिंग ऑन दिस एग्जांपल, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, आपको मजीद क्लियर आ जाए। ड्यूरिंग द बेस ईयर इन अ स्मॉल स्टील मिल 326,000 tons of steel were produced using 203,000 labor hours। In the next year, the output was 341,000 tons using 246 labor hours। Determine the labor productivity ratio for the base years, the labor productivity ratio for the second year, and the productivity index for the second years। Solution just for the conceptual clearance, जो इसका solution है, इन बेस ईयर्स LPR जो होगी इसको डिवाइड करके एज पर फार्मूला आ गई। फिर इन द सेकंड ईयर की उसकी अगेन फार्मूला में हमने पुट अप किया और फिर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स फॉर द सेकंड ईयर LPI उसका निकाल लिया। कमेंट इस पे ये है कि नो मैटर हाउ इट इज मेजर्ड प्रोडक्टिविटी वेंट डाउन इन द सेकंड ईयर। जिस तरह भी मेजर करें, ये इसने हमें एक इस फार्मूले से हमें एक पता चला कि 1/386 की निस्बत नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्टिविटी थी इट वाज 0.863। सो इट इज टू बी अंडरस्टूड कि डिफरेंट सालों में डिफरेंट तरीके से जब प्रोडक्टिविटी को आप देखते हैं और प्रोडक्टिविटी मेजर का इट्स अ क्लियर इंडिकेटर दैट के इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑन द रूट टू एनहांसमेंट और रिसेशन हो रही है प्रोडक्टिविटी में। लेबर फैक्टर इन प्रोडक्टिविटी। लेबर इटसेल्फ डजंट कंट्रीब्यूट मच टू इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। लेबर डायरेक्टली जो है बाकी अपनी अलाइड जो उसके दूसरे बाकी मानदा उसके फैक्टर्स हैं उसके अलावा डायरेक्टली उसकी इतनी बेरिंग नहीं है जब तक कि बाकी सारे जैसे मशीनिंग है, एनर्जी है, पार्शल है, डिफरेंट हो। मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर कैपिटल मीन रिसोर्सेस, फिनांस,
सब्स्टिट्यूशन ऑफ मशीन्स फॉर ह्यूमन लेबर, जो कैपिटल है, अगर कैपिटल होगा तो ह्यूमन लेबर की निस्बत आप CNC कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड और डिफरेंट हाई टेक टेक्नोलॉजी की मशीन भी प्रोक्योर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो जैसे मैं शेयर कर रहा था। फंडामेंटल चेंज इन द वे सम एक्टिविटी और फंक्शन इज अकम्प्लिश्ड, इट्स बेसिकली अ फंडामेंटल वे टू चेंज। टेक्नोलॉजी की निस्बत एक उसको जब हम उसका फायदा उठाते हैं, उसके फ्रूट्स को लेते हैं, तो एक मशीन जो है कैन परफॉर्म इक्विवेलेंट वर्क टू द 100%, 100 बंदों के बराबर वो कर सकती है। अभी आप गौर से देखें कि प्रोडक्टिविटी की अगर हम मिसाल लें ज़रा गौर से, तो इनिशियली हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स होते थे किसी दौर में, अभी आज के दौर में रेल रोड ट्रेन्स आ गई हैं ट्रैवलिंग मोड के तौर पे, पहले ये हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स होते थे। देन स्टीम लोकोमोटिव थी पहले किसी दौर में, अभी डीजल लोकोमोटिव आ गई। प्रोडक्टिविटी के लिए उसकी जो मेन इनपुट है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से चेंज हो गया। फिर टेलीफोन ऑपरेटर होते थे जो कॉलें थ्रू करते थे, अभी डायल फोन्स आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली लिंक करते हैं आपको नेक्स्ट के साथ। और मैनुअली ऑपरेटेड मिलिंग मशीन्स थी पहले जो मैनुअली ऑपरेट होती थी, अभी न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड CNC मैंने मशीन कह दिया, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मिलिंग मशीन्स अभी मार्केट में आ गई हैं, जो टेक्नोलॉजी के फेवर की वजह से या टेक्नोलॉजी एडवांस या उसकी वाइब्रेंसी की वजह से, जिन्होंने लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी की आउटलुक को चेंज कर दिया। मेजरिंग प्रोडक्टिविटी नॉट एज इजी एज इट सीम्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। प्रोडक्टिविटी मेजर करना इतना आसान नहीं है जितना वो अपरेंटली नजर आता है। नॉन होमोजेनियस आउटपुट यूनिट्स, जो आउटपुट यूनिट्स है वो नॉन होमोजेनियस है। मल्टीपल इनपुट फैक्टर्स होते हैं, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, एनर्जी। और प्राइस एंड कॉस्ट चेंज ड्यू टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से प्राइस और कॉस्ट भी चेंज आ जाती है। और प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस हैं वो भी आ जाती हैं काफ़ी हद तक। रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स दैट अ कंपनी सेल्स चेंज ओवर टाइम, ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज है जो कंपनी ओवर टाइम रिलेटिव चेंज आती है उसकी प्रोडक्ट मिक्स में। प्रोडक्टिव वर्क कंटेंट, अ गिवन टास्क परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर कैन बी कंसिडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्रोडक्टिव वर्क कंटेंट। यानी गिवन टास्क जब परफॉर्म किया जाता है कि उसके दौरान जब वर्कर जो परफॉर्म करता है उसको अ गिवन टास्क परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर कैन बी कंसिडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्रोडक्टिव वर्क कंटेंट, और दूसरा एक्सेसिव नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हैं ये दोनों उसमें से इमर्ज होती हैं उस टाइम के दौरान। तो पहली चीज जो है बेसिक प्रोडक्टिव वर्क कंटेंट क्या है, थ्योरेटिकल मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द टास्क, मिनिमम वर्क टू अकम्प्लिश टू कंप्लीट अ टास्क इज दैट। और दूसरा एक्सेस नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हैं वो उसमें आ जाती हैं, एक्स्ट्रा फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस ऑफ वर्कर, जो वर्कर के एक्स्ट्रा फिजिकल और मेंटल एक्शंस हैं वो आ जाते हैं। डोंट एड वैल्यू टू द टास्क, ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते, ये एक टाइम वेस्टेज फैक्टर्स हैं। एंड दे आल्सो डोंट फैसिलिटेट द प्रोडक्टिव वर्क कंटेंट, ये कोई फैसिलिटेशंस की तरफ भी नहीं आ सकते, वैसे होते हैं। और दे टेक टाइम, ऑब्वियसली टाइम वेस्टेज रेशियो इसमें ज्यादा होती है। एक्सेस नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं किसी भी प्रोडक्टिविटी या वर्क प्रोसेस के दौरान, ये 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में इनको हम आपस में इनको बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला है एक्सेस एक्टिविटीज ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट डिजाइन इतना पुअर होता है कि उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, सो दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द वर्कर, वो डिजाइन फॉल्ट है शुरू से। दूसरा है एक्सेस एक्टिविटीज काज्ड बाय द इनएफिशिएंट मेथड्स, पुअर वर्क प्लेस लेआउट एंड इंटरप्शंस। जब इंटरप्शंस हो, क्लीन वर्क प्लेस ना हो और डिफरेंट इनएफिशिएंट मेथड्स हो तो फिर भी एक्सेसिव एक्टिविटीज जनरेट हो जाती हैं। देन दी एक्सेसिव एक्टिविटीज काज्ड बाय द ह्यूमन फैक्टर, जो बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं जो एज ए ह्यूमन फैक्टर एक्सेसिव एक्टिविटीज काज होती हैं। प्रोडक्टिविटी एलोकेशन ऑफ ए टोटल टास्क टाइम, टोटल टास्क टाइम को कैसे एलोकेट किया जाता है। बेसिक अगर हम इस स्लाइड को गौर से देखें तो इनिशियलाइज द बेसिक प्रोडक्टिव वर्क कंटेंट, बेसिक प्रोडक्टिव वर्क कंटेंट क्या है। देन एक्सेस एक्टिविटीज ड्यू टू द पुअर डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो है। फिर एक्सेस एक्टिविटीज ड्यू टू द इनएफिशिएंट मेथड्स, पुअर वर्क लेआउट एंड द इंटरप्शंस। एंड लास्ट इज द एक्सेस एक्टिविटीज ड्यू टू द ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर की वजह से एक्सेसिव एक्टिविटीज क्या हैं। सो प्रोडक्टिव टाइम और टोटल एक्सेस टाइम जो है ये जब इनको जमा करे
प्रोडक्टिव टाइम जिस टाइम में एक्चुअल काम हुआ, और टोटल एक्सेस टाइम जो बीच में टाइम वेस्ट हुआ, जो काउंटर प्रोडक्टिव टाइम भी इसको कह सकते हैं। तो फिर इन दोनों को जमा करें तो टोटल टास्क टाइम बन जाता है, और टोटल टास्क टाइम के बेस पे डिफरेंट एक्टिविटीज या डिफरेंट प्रोजेक्ट एलोकेट किए जाते हैं। वर्क सिस्टम्स, डिफरेंट तरह के वर्क सिस्टम्स हैं। वन इज द मैनुअल वर्क सिस्टम, वर्कर परफॉर्मिंग वन और मोर टास्क विदाउट द एड ऑफ पावर टूल्स। मैनुअल में कोई पावर टूल्स नहीं होते, प्योरली ह्यूमन फोर्स पे और ह्यूमन स्किल्स पे डिपेंड किया जा रहा होता है। दूसरा सिस्टम होता है वर्क मशीन सिस्टम, वर्कर मशीन सिस्टम। ह्यूमन वर्कर ऑपरेटर्स पावर्ड इक्विपमेंट, जो कि ह्यूमन वर्कर ऑपरेटर्स हैं वो एक पावर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं थ्रू दी वर्कर्स। तीसरा है ऑटोमेटेड वर्क सिस्टम। एक ऑटोमेटेड वर्क सिस्टम भी होता है, प्रोसेस परफॉर्म्ड विदाउट द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन वर्कर। ये वो होता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इसमें ह्यूमन वर्कर की नहीं होती, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ऑटोमेटिक सेल्फ ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक सिस्टम हो रहा होता है। सो वी हैव स्टडीड 3 वर्क सिस्टम्स। नंबर 1 इज प्योर मैनुअल, जो प्योर ह्यूमन बीइंग्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। नंबर 2 इज द वर्कर मशीन सिस्टम, जो वर्कर और मशीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। और नंबर 3 इज द ऑटोमेटेड वर्क सिस्टम, जो ऑटोमेटेड वर्क सिस्टम होता है। मैनुअल वर्क सिस्टम, human body accomplishing some physical task without an external source of power। ये प्योरली ह्यूमन बॉडी कार्य होती है, ह्यूमन एक्सपर्टी या ह्यूमन स्किल्स के बेस पे ये किया जा रहा होता है। इट इज विद और विदाउट हैंड टूल्स, ये हाथ टूल्स की मदद से भी किया जा सकता है, हैंड टूल से, या उसके बगैर भी करते हैं। व्हेन हैंड टूल्स आर यूज्ड द पावर टू ऑपरेट देम इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना ऑफ द ह्यूमन वर्कर। ये प्योर टूल हो, पावर हो, जो भी उसने काम करना है, ह्यूमन फोर्स खुद अपनी यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। Other human faculties are required such as hand-eye coordination and mental effort obviously, जो कि मेन इनको कोऑर्डिनेट करती है एंड पे। मैनुअल वर्क सिस्टम में आप गौर करें तो 3 इनपुट होते हैं, जो हैंड टूल्स ऑफन यूज, जो कि ह्यूमन बीइंग्स हैंड टूल्स को यूज करता है, वर्कर इटसेल्फ और स्टार्टिंग वर्क यूनिट, जो वर्क यूनिट की स्टार्ट होता है, फिर ये प्रोसेस के थ्रू होके एंड पे जाके एक कंप्लीट वर्क यूनिट बनती है, तीनों इनपुट्स को मिला के। अभी हम करेंगे प्योर मैनुअल वर्क। मटेरियल हैंडलर मूविंग कॉटन्स इन वेयरहाउस, जो वेयरहाउस में मटेरियल हैंडलर जब कॉटन्स को लेके जा रहा है तो ये प्योर मैनुअल वर्क की मिसाल है। असेंबली वर्क, स्नैप फिटिंग 2 पार्ट्स टुगेदर, जब असेंबली वर्क में एक वर्कर डिफरेंट असेंबली सब असेंबलीज को इकट्ठा जोड़ रहा होता है फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। मैनुअल वर्क विद हैंड टूल्स की एग्जांपल्स आगे आ जाती हैं। मटेरियल हैंडलिंग वर्क यूजिंग अ डॉली टू मूव फर्नीचर, जो डिफरेंट वो यूज कर रहे होते हैं डॉली जस्ट टू मूव दी फर्नीचर्स। एंड असेंबली वर्कर यूजिंग स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर को वो जो यूज कर रहा होता है डिफरेंट असेंबली वर्कर अपनी काम की परफॉर्मेंस के दौरान डिफरेंट टूल से वो मदद ले रहा होता है। वर्कर मशीन सिस्टम्स, वर्कर ऑपरेटिंग अ पीस ऑफ पावर्ड इक्विपमेंट, जैसे होता ही है कि वर्कर जो है वो पावर्ड इक्विपमेंट का कोई ना कोई पीस मूव कर रहा होता है, उसकी सपोर्ट ले रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं मशीनिस्ट ऑपरेटिंग मिलिंग मशीन, जैसे मशीनिस्ट अपनी वो स्किल के साथ मिलिंग मशीन को कोई मशीनिस्ट ऑपरेट कर रहा होता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑपरेटिंग का बैक हुई, और ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग 18 व्हीलर, वर्कर्स क्रू ऑपरेटिंग का रोलिंग मिल जैसे वो ऑपरेट कर रहा होता है। क्लरिकल वर्कर इंटरिंग डाटा इनटू अ पर्सनल कंप्यूटर। ये डिफरेंट एग्जांपल हैं जो वर्कर मशीन सिस्टम्स की दोनों की कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल्स हैं। वर्कर मशीन सिस्टम्स को अगर गौर से आप इस स्लाइड को देखें और इस पे टेबल देखें तो प्रोसेस के इनपुट कौन कौन से हैं। पहला इनपुट है प्रोसेस का द स्टार्टिंग वर्क यूनिट, जो वर्क यूनिट है जो स्टार्ट हो रही है। उसके बाद वर्कर है, एक इनपुट दे रही है, और दूसरा मशीन जो है वो अपना इनपुट रेंडर कर रही है। और ऑब्वियसली उसके बाद जो आउटपुट है वो कंप्लीटेड वर्क यूनिट के तौर पे इमर्ज हो रहा है। वर्क सिस्टम्स में ऑटोमेटेड वर्क सिस्टम्स हैं। ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी बाय विच अ प्रोसेस और प्रोसीजर इज अकम्प्लिश्ड विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। ये सेल्फ ऑपरेटिंग फुली ऑटोमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग की एक आप जब डाटा फीड कर दिया उसके बाद उसका रोल उसमें खत्म हो जाता है। इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम की चीजें होती हैं। कंबाइन विद अ कंट्रोल सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन, से कंट्रोल सिस्टम बना दिया जाता है जो पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट करता है। पावर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्रोसेस
एंड ऑपरेट द कंट्रोल सिस्टम। इस कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए जो उसको इंश्योर करती है। फुली ऑटोमेटेड वर्क सिस्टम के अगर इनपुट्स देखें तो स्ट्रॉन्ग वर्क यूनिट्स होता है, जो स्टार्टिंग वर्क यूनिट्स होता है, प्रोसेस होता है, फिर ऑटोमेटेड मशीन होती है जो सेल्फ ऑपरेटिंग फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है, और पीरियडिक वर्कर अटेंशन होती है जो पीरियडिकली आके वो देख रहा होता है वर्कर कि इज दी मशीन इज वर्किंग एज द इंस्ट्रक्शन फेड और अदरवाइज। ह्यूमन मोटिवेशन, ह्यूमन मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। फिर उसके बाद कंप्लीटेड वर्क यूनिट के तौर पे चीजें निकलती हैं। मेथड्स डिजाइन, उसके बाद हम मेथड डिजाइन की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी में मेथड डिजाइन क्या चीजें हैं, किस तरह लेके हम चलते हैं। मेथड डिजाइन में मोशन स्टडी एनालिसिस ऑफ द बेसिक हैंड, आर्म एंड बॉडी मूवमेंट्स ऑफ वर्कर एज दे परफॉर्म वर्क। बेसिकली मेथड डिजाइन में मोशन स्टडी से हेल्प ली जाती है। इट इज द एनालिसिस ऑफ बेसिक हैंड, आर्म एंड बॉडी मूव को उनको देखा जाता है ये किस तरह चलते हैं। वर्क डिजाइन क्या है? डिजाइन ऑफ द मेथड्स एंड मोशंस यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क। ये मोशन और डिजाइन के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो कैसे लिया जाता है। इट इंक्लूड्स वर्क प्लेस लेआउट एंड एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस लेआउट और एनवायरनमेंट हो गई, टूलिंग एंड इक्विपमेंट यूज इन टास्क, टूलिंग और इक्विपमेंट जो उस टास्क में यूज किया जाता है। मोशन स्टडी, व्हाट इज अ मोशन एंड टाइम स्टडी? मोशन स्टडी इज डिजाइन टू डिटरमिन द बेस्ट वे टू कंप्लीट अ रेपिटेटिव जॉब। कोई भी जो रेपिटेटिव जॉब होगा उसको मूव करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए बेस्ट चीज है। अगर आप गौर से देखें इस स्लाइड को तो इसमें लेफ्ट हैंड मैक्सिमम वर्किंग एरिया, नॉर्मल वर्किंग एरिया और फिर राइट हैंड वर्किंग एरिया, ये ह्यूमन बीइंग्स का एक शो किया है जो पूरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें। बेसिक मोशन एलिमेंट्स, बेसिक मोशन एलिमेंट में दर्बलिक 17 बेसिक मोशन एलिमेंट्स एक कंसेप्ट है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ virtually ऑल मैनुअल वर्क परफॉर्म्ड एट अ सिंगल लोकेशन। डिफरेंट जो मैनुअल वर्क एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किया जाता है उसके ये सब एलिमेंट्स हैं। विद मॉडिफिकेशन यूज टुडे इन सेवरल वर्क मेजरमेंट सिस्टम, ये बहुत सारे वर्क मेजरमेंट सिस्टम में भी मोशन एलिमेंट्स को लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट MTT, रीच फॉर एन ऑब्जेक्ट, ग्रैस्प एन ऑब्जेक्टिव, देन ट्रांसपोर्ट लोड, TL जो है मूव एन ऑब्जेक्ट विद हैंड एंड आर्म, होल्ड एन ऑब्जेक्टिव, रिलीज होल्ड RL हो गया, रिलीज कंट्रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड यूज मैनिपुलेट टूल, जो मैनिपुलेट टूल है टूल को मैनिपुलेट करें। प्री पोजीशन करें जिसको PP कहते हैं, पोजीशन ऑब्जेक्टिव फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन, पोजीशन करें, पोजीशन दी ऑब्जेक्ट इन डिफाइंड लोकेशन में करें। असेंबली, जॉइन टू पार्ट्स, किसी दो पार्ट्स को ज्वाइन कर दें। डिसअसेंबल LDA, सेपरेट मल्टीपल पार्ट्स दैट वर प्रीवियसली ज्वाइंड। सर्च SH, attempt to find an object using eyes and hands. ST आ गया, select, choose among several objects in a group. Plan, PN हो गया, decide on an action, जो भी action हो उसको decide करें, decision करें। Inspect, determine quality of objective, जो object की quality उसको determine करें। Unavoidable delay, UD, waiting due to factors beyond worker control, ये वो factors हैं जो worker के beyond control हैं। Avoidable delays, worker waiting resting to overcome fatigue. Obviously worker रेस्ट करेगा, fatigue से overcome होगा और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ द दर्बलेक्स, दर्बलेक्स की क्लासिफिकेशन दो चीज़ों में की गई है। एक अफेक्टिव दर्बलेक्स का नाम दिया उन्होंने और दूसरा इनइफेक्टिव दर्बलेक्स। दर्बलेक्स जो हैं ये बेसिकली 17 थे जो अभी हमने पीछे कवर किए हैं। अगर आप पिछली स्लाइडों को देखें तो अभी इसमें बेसिकली उन्होंने इसको दो ग्रुप्स में डिफाइन किया है। वन इज द अफेक्टिव दर्बलेक्स एंड अदर इज द इनइफेक्टिव दर्बलेक्स। अफेक्टिव में आ जाता है ट्रांसपोर्ट MT, ग्रैस्प करना, ट्रांसपोर्ट लोडेड, रिलीज लोड, यूज, असेंबल, डिसअसेंबल, इंस्पेक्ट और रेस्ट। इनइफेक्टिव में क्या आ जाता है? होल्ड, प्री पोजीशन, पोजीशन, सर्च, सिलेक्ट, प्लान, अनअवॉइडेबल डिले एंड अवॉइडेबल डिलेस, ये इनइफेक्टिव दर्बलेक्स में आ जाते हैं 17 में से। माइक्रो मोशन एनालिसिस, माइक्रो मोशन एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एलिमिनेट इनइफेक्टिव दर्बलेक्स इफ पॉसिबल, ये जो हमने पिछली स्लाइड पे देखे से इनइफेक्टिव दर्बलेक्स, इनको एलिमिनेट करना।
अवॉइड होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स विद हैंड, यूज वर्क होल्डर्स को लें। कंबाइन द रिफ्लेक्स, परफॉर्म राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड मोशन स्टिमुलेसली साइमल्टेनियसली, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो परफॉर्मेंस है वो उनको साइमल्टेनियस रखा जाए। सिंप्लीफाई ओवरऑल मेथड, जो ओवरऑल मेथड है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। रिड्यूस टाइम फॉर अ मोशन, शॉर्टन दी डिस्टेंस को कम किया जाए ताकि मोशन का टाइम कम से कम हो। अभी हम एक एग्जांपल शेयर करेंगे रेपिटेटिव मैनुअल टास्क की, कि रेपिटेटिव मैनुअल टास्क क्या है। एन असेंबली वर्कर परफॉर्म्स अ रेपिटेटिव टास्क consisting of inserting 8 pages into 8 holes and holes in a board. A sightly interference fit involved in each insertion. The worker holds the board in one hand and picks up from the other hand and insert them into the holes, and one peg at a time. ये एग्जाम्पल है उसकी। रेपिटेटिव मैनुअल टास्क, करंट मेथड एंड करंट लेआउट। आप अगर गौर करें कि जो एक रेपिटेटिव मेथड है, जो टास्क दिया गया है, उसके इन्होंने टोटल वर्क साइकिल टाइम को कैलकुलेट किया विच इज 0.62। अभी सीक्वेंस आएगी, वर्क एलिमेंट डिस्क्रिप्शन है और वर्क एलिमेंट टाइम जो है उसका लगना चाहिए, वो इस स्लाइड पे शो किया जा रहा है। वर्कर पिक्स अप बोर्ड विद वन हैंड एंड होल्ड्स इट। वर्कर जो है अपना जो बोर्ड है एक हाथ में पकड़ता है और उसको ओढ़ के खड़ा हो जाता है। 0.08 मार्क्स हैं इसके। अभी हम एग्जांपल शेयर करेंगे आपसे, और रेपिटेटिव मैनुअल टास्क की एग्जांपल है ये। करंट मेथड एंड करंट लेआउट। करंट मेथड और करंट लेआउट की क्या है। पहला कॉलम जो है स्लाइड में सीक्वेंस है, दूसरा कॉलम जो स्लाइड में है वो वर्क एलिमेंट डिस्क्रिप्शन है, और तीसरा कॉलम जो है ये वर्क एलिमेंट टाइम है, ETA। सीक्वेंस में ऑब्वियसली सीक्वेंस है और टोटल वर्क साइकिल टाइम है इसका जो 0.62 आएगा। इसमें वर्क पिक्स अप इन वन हैंड एंड होल्ड इट, देन द वर्कर पिक्स बैक। वो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो वर्कर लेता है वन बाय वन, और टोटल उसको एलोकेशन की है डिफरेंट टाइम ब्रैकेट्स की, और एंड पे 0.62 के करीब वो आती है। A repetitive manual task, improved method and improved layout. It uses a work holding device to hold and position the board while the worker uses both hands simultaneously to insert pegs. Instead of picking one peg at a time, each hand will grab 4 pegs to minimize the number of times the worker hands must reach the tray. बार बार ट्रे से उठाने की बजाय एक वक्त में ज्यादा उठा लेता है और टाइम को जाया होने से बचाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी, इस स्लाइड में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी हम शेयर करेंगे। इट डेवलप ओवर मैनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन वर्क डिजाइन। ये बहुत ज्यादा सालों में, ओवर नंबर ऑफ ईयर्स पीरियड, ये जो प्रिंसिपल्स हैं मोशन इकोनॉमी के, इनको डेवलप किया गया। दीज आर द गाइडलाइंस टू हेल्प डिटरमिन द वर्क मेथड, के वर्क मेथड क्या यूज किया गया था, वर्क प्लेस लेआउट क्या था, वर्क प्लेस लेआउट क्या है, टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या है, उसका टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज वर्कर फटीग। जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, और जो मिनिमाइज वर्कर फटीग, जो वर्कर्स की फटीग है उसको मिनिमाइज किया जाए। टू सिलेक्ट प्रेफर्ड वर्क मेथड, जो प्रेफर्ड वर्क मेथड को सिलेक्ट करने के लिए, जो बेहतर वर्क मेथड को सिलेक्ट करने के लिए, एलिमिनेट ऑल अननेसेसरी वर्क, जो ऑल ज्यादा से ज्यादा जो 100% अननेसेसरी वर्क है उसको फारिग किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। कंबाइन ऑपरेशंस और एलिमेंट्स या ऑपरेशंस को इकट्ठा किया जाए। चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस की सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिया जाए। एंड सिंप्लीफाई द नेसेसरी ऑपरेशंस, और जो नेसेसरी ऑपरेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए। As I have in detail talked about the productivity, work design, motion study and different items on the productivity issue, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और जो मैंने लेक्चर 1 में भी बात की थी, बीच में बाकी लेक्चर्स में भी शेयर की थी, कि एक दिन मैंने बात की थी, आप लोगों से शेयर किया था कि सबसे बड़ी जो निशुक्री है, जो मैं कायनात में जिसको सबसे बड़ी निशुक्री तस्वर करता हूँ, इट्स नॉट यूजिंग योर फुल पोटेंशियल। हम वर्क प्रोडक्टिविटी के मतलब बात कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, मोशन स्टडीज और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज पे जब हम बात करते हैं, तो मेरा एक वन ऑफ द इशू वाज विद मी कि मैं एज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग, मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी, मैं चाहता हूं कि मेरे जानने वाले, सुनने वाले लोग
कुछ ऐसी चीज़ों पे भी हम साथ साथ फोकस करें जो ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी मैनेजमेंट की इम्प्रूवमेंट करते हैं लाइफ में। उनमें से एक बहुत अहम है, दैट इज़ द यूजेज ऑफ पोटेंशियल, कि हम अपने पोटेंशियल को कैसे यूज़ करें, पोटेंशियल को कैसे इन्हांस करें। और कायनात में रब्बे ज़ुल जलाल की सबसे बड़ी निशुक्री ये है कि हम अपने गिवन पोटेंशियल को पहली बात आइडेंटिफाई ना करें और फिर इंसान को दिए हुए पूरे पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल ना करें। सो एज ए सेल्फ ग्रूमिंग प्रोसेस, ये मेरे लिए भी ग्रूमिंग है, आपके लिए भी है, प्रोडक्टिविटी के स्टेप्स में आएगी, क्वालिटी के स्टेप्स में भी आएगी और बाकी चीज़ों पे भी आएगी। नो, आई विल टॉक अ बिट अबाउट द पोटेंशियल, कि इंसानी पोटेंशियल क्या है, प्रोडक्टिविटी में उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, और प्रोडक्टिविटी में हम किस तरह इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, वर्क मोशन स्टडी वगैरह में जैसे चीज़ों में जिक्र है, हम उसको एज ए सोशल एलिमेंट अपना पोटेंशियल कैसे इन्हांस कर सकते हैं, पोटेंशियल है क्या, उसको यूज़ कैसे पॉजिटिवली करना है। और ये एक मेरी सेल्फ एश्योरेंस भी है, और ये सेल्फ प्रोडक्टिविटी से लेके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल से लेके कम्युनिटी एंड अबव ऑल इट्स अ वेंचर, इट्स अ इंटेंशन एंड इट्स अ डिज़ायर कि इस पोटेंशियल को हम पॉजिटिवली फॉर द लॉन्ग रन कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी एंड सेल्फ। पहले ह्यूमैनिटी कम्युनिटी आती है, फिर सेल्फ आता है। सो इसमें हम पोटेंशियल की बात करेंगे, थोड़ी सेल्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, फिर नो योर सेल्फ पे बात होगी, फिर गोल्स एंड गोल सेटिंग पे ऑलरेडी टेक्निकली भी बात हो चुकी है, सुपर एनर्जी और सिनर्जी पे भी बात होगी। मौलाना रूमी कहते हैं यू आर बॉर्न विद पोटेंशियल, आप पोटेंशियल के साथ पैदा हुए थे। यू आर बॉर्न विद गुडनेस एंड ट्रस्ट, आप गुडनेस और ट्रस्ट के साथ पैदा हुए थे। यू आर बॉर्न विद आइडियाज एंड ड्रीम्स, आप आइडियाज और ड्रीम्स के साथ पैदा हुए थे। यू आर बॉर्न विद ग्रेटनेस, आप ग्रेटनेस के साथ पैदा हुए थे। यू आर बॉर्न विद विंग्स, आप विंग्स के साथ पैदा हुए थे। एंड यू आर नॉट मेंट फॉर क्रॉलिंग्स, यानी आप ग्रेट थे, आप विंग्स थे, आप आइडियलिज्म के साथ, गुडनेस के साथ, पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हैं। सो यू आर नॉट मेंट फॉर क्रॉलिंग, आपको क्रॉल नहीं करना, आपको जमीन पे नहीं लेटना। सो डोंट यू हैव द विंग्स, लर्न टू यूज देम एंड फ्लाई। एक छोटी सी बटरफ्लाई दिखाई गई है, उन्होंने कहा जी अल्लाह ने अगर आपको विंग्स दी हैं, ये बेसिकली अशरफुल मखलूकात को, इंसान को भी कहा गया है, तो इन विंग्स को यूज करके स्काई इज द लिमिट ऑफ फ्लाई करें टुवर्ड्स योर सक्सेस। कभी नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तो उन्हें जस्तजू करें, पॉजिटिविटी के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें और कम्युनिटी और ह्यूमैनिटी के लिए नॉलेज को अच्छा बनाएं। और आप क्रॉल नहीं करना आपने, अल्लाह ने आपको पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिया है और उस पोटेंशियल को पूरे तरीके से हमने यूटिलाइज करना है। अगली चीज़ जो इमाम गजाली कहते हैं, नॉलेज एग्जिस्ट पोटेंशियली इन द ह्यूमन सोल लाइक द सीड इन द सॉइल, बाय लर्निंग द पोटेंशियल बिकम्स एक्चुअल। इमाम गजाली फरमाते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर थे, मुस्लिम स्कॉलर, ही सेज कि नॉलेज एग्जिस्ट पोटेंशियली इन द ह्यूमन सोल, इंसानी रूह में इल्म जो है पोटेंशियली एग्जिस्ट करता है, लाइक द सीड इन द सॉइल, जैसे जो बीज है वो सॉइल के अंदर होता है। बाय लर्निंग दी पोटेंशियल, यानी इसको भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पे जोर दिया गया कि अपना पोटेंशियल लर्न करें, एनहांस करें, इट बिकम्स द एक्चुअल। जब आप पोटेंशियल को लर्न कर लेते हैं तो आपका वो जो ख्वाब है, वो जो पोटेंशियल यूज होना है, इल्म की ताकत से आप मालामाल होते हैं, एक पॉजिटिविटी आ जाती है और बेहतरी की तरफ चीज आ जाती है। पोटेंशियल है क्या? एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा मैं लफ्ज यूज करता हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग का यूज करते हैं हम मोस्ट इंटरचेंजेबली। तो मैं आज आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडिविजुअल की क्या है, प्रोडक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमन क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और सोशल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। सेल्फ टू स्टे वेयर वी आर एंड कंसोलिडेट व्हाट वी हैव, चूज द पाथ ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी व्हाइल वंडरिंग व्हाट वी माइट हैव मिस्ड, राइट? Others take risk, go on adventures, seek to maximize what they possess, even at the expense of quit life. Yes, ये डिफरेंट तरीके हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, कि कुछ कहते हैं कि जी हमने रिस्क लेना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो इवन दे क्विट देयर लाइफ फॉर दैट। और कुछ हैं स्टे वेयर वी आर और कंसोलिडेट व्हाट वी हैव, कुछ कहते हैं जी हम इधर ही कंसोलिडेट करके, हमने इधर ही रोक के चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करके आगे चलना है। Self improves managing discovery of potential at minimum risk. Very right. कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले लोग कौन होते हैं? सेल्फ इम्प्रूवर्स आर दोज विच मैनेज द डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल, जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसको इकबाल ने खुद ही कहा था, बाबी बुल्ले शाह ने मन का है, मैनेजिंग द डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल एट मिनिमम रिस्क,
कम से कम रिस्क लेके, कम से कम नुकसान करके, किसी के नुकसान से सीखे बजाय इसके। अक्लमंद कहते हैं, दानिशमंद वही होते हैं जो लोगों के किए, दे डोंट री इन्वेंट द व्हील, लोगों के तजर्बे से सीखते हैं। और जो अंधना या बेअकल होते हैं वो खुद सफ़र करके सीखते हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा उसने लिखा हुआ है, सेल्फ इम्प्रूवर्स वो कौन होते हैं? वो होते हैं जी मैनेजिंग द डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल, जो अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं एट द मिनिमम रिस्क, ज़्यादा नुकसान किए बगैर थोड़े रिस्क पे अपने आप को डिस्कवर करते हैं पहले। हैप्पीनेस एंड गोल्स, हैप्पीनेस इज लिंक्ड विद द अटेनमेंट ऑफ गोल्स, ये अरिस्टोटल ने कहा था। अरस्तु कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो ये लिंक है आपके गोल अचीव करने से लाइफ में। एंड 80% ऑफ पीपल वेस्ट दे वर इन अ डिफरेंट जॉब, फुलन ने कहा, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने, ये बहुत एक स्टडी हुई थी यूएसए में। कहते हैं उन्होंने इस स्टडी से कंक्लूजन ये निकाली कि 80% लोग जो हैं आज की डेट में 80% लोग हैं कि हम काश हम मुख्तलिफ जॉब करते। जैसे जो डॉक्टर है वो कहता है यार मैं इंजीनियर होता तो बहुत अच्छा होता, इंजीनियर कहता है कि मैं अगर शोबिज़ में होता तो बहुत अच्छा है। अच्छा, शोबिज़ वाला कहता है अगर मैं प्रोफेसर होता तो बहुत अच्छा होता। प्रोफेसर साहब कहते हैं अगर मैं डॉक्टर होता तो बहुत अच्छा होता। डॉक्टर कहता है अगर मैं कॉर्पोरेट कल्चर में बिजनेस करता तो बहुत अच्छा होता। तो 80% लोग जो हैं इस तरह दे से कि जी दे लाइक डिफरेंट परसेंट ऑफ द जॉब्स, जो मुख्तलिफ उनके एक्चुअल काम से मुख्तलिफ था। ये इंसान की हैयत में भी है। बहुत बचपन में शुरू में हमने कहानी पढ़ी थी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये वाकई सही है। कुरान शरीफ में भी आया कि बेशक इंसान ने शुक्र है, असर की कसम कि इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जिन्होंने हक बात की और नसीहत की और सब्र किया। तो बेसिकली इंसान वांट्स अ चेंज। हम बने उस स्टफ के हैं अशरफुल मखलूकात कि हम अपने हाल पे खुश कम रहते हैं एंड वी आर हैप्पी विद दी थिंग्स ऑफ अदर्स। सो इसी आई थिंक इसी सीक्वेंस के तहत 80% लोग जो हैं, ये रिसर्च आई है कि वो दूसरे जॉब्स में जाना चाहते थे एक्सीडेंटली या वैसे दे केम इन दिस जॉब। इफ यू वांट टू बी हैप्पी सेट अ गोल, अगर आप खुश रहना चाहते हैं जिंदगी में, कायनात में, तो एक अपना गोल सेट करें दैट कमांड्स योर थॉट्स, जो कि आपके थॉट्स को, आपके ख्यालात को पे सवार हो, आपके ख्यालात को इन्फ्लुएंस करे, लिबरेट्स योर एनर्जी, और आपकी एनर्जी उसकी तरफ डायरेक्ट हो, एंड इंस्पायर्स योर होप्स, और आपकी होप्स को जिंदा रखे। ये एंड्रयू गार्गल ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर आप खुश रहना चाहते हैं लाइफ में, सेट अ गोल, आपका कोई ना कोई गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ये हम अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे आगे, और हम डिफरेंट एंगल्स पे भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे सेट किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, सेट अ गोल दैट कमांड्स योर थॉट्स, जो आपके थॉट्स को कमांड करता है, लिबरेट्स योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को करता है, एंड इंस्पायर्स योर होप्स, और आपकी होप्स को साथ लेके चलता है, और आगे प्रॉपर तरीके से आप उस पर कमेंट करते हैं। और यूनिक टैलेंट, हमारा सबसे यूनिक टैलेंट क्या है? टैलेंट डोंट डू, यानी पोटेंशियल से ज्यादा यूनिक टैलेंट कोई नहीं है। पहली बात तो ये है, टैलेंट्स डोंट डिपेंड ऑन बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, सोशल क्लास, जॉब, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। ये एक मोटिवेटिंग पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप और मैं किसी भी कास्ट की, क्रीड या क्लास से हूँ, तो टैलेंट जो है ये किसी चीज़ का वो बकाऊ माल नहीं है। इट्स नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, इट्स गॉड गिफ्टेड। सो वी से टैलेंट्स डोंट डिपेंड ऑन बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड से नहीं आता, अपब्रिंगिंग से भी नहीं आता, सोशल क्लास से भी नहीं आता, जॉब से, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी से भी नहीं आता, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। सम ऑफ द टैलेंट पर्सनैलिटीज, जैसे वो कहता है, इफ अ मैन हैज अ टैलेंट एंड कैन नॉट यूज इट, ही इज फेल्ड। जो शुरू में बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल और टैलेंट ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल है। इफ ही यूजेस ओनली हाफ ऑफ इट, ही हैज partially failed, and if he uses whole of it, he has succeeded and he won satisfaction and the triumph of few men ever known. So ये वोल्फ ने, थॉमस वोल्फ एक थिंकर थे, अमेरिकन नॉवलिस्ट, इन्होंने बात की कि टैलेंट को यूज करना बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस फॉर अ ह्यूमन बीइंग। वी आर जीनियस, हम में से हर सारे जीनियस हैं, ये सच्ची बात है। हमें अपने आप को अंडर ग्रेड या लो ग्रेड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी डाली हुई है जो दूसरे इंसान में नहीं है। लाइकवाइज हम में कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। सो स्वॉट एनालिसिस की बात करता हूँ मैं कि स्वॉट ये है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखें, हमारी स्ट्रेंथ्स को इंक्रीज करें, वीकनेस को आइडेंटिफाई करके कटेल करें, अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करें, और थ्रेट्स में इस केस में ह्यूमन जो सेल्फ ग्रूमिंग वेंचर है, इसमें जो हमारे थ्रेट्स हैं उनको मैं कहता हूँ ईवल्स को मैं थ्रेट कहता हूँ कि जो ईवल्स हैं उनसे आप कम से कम इंटरेक्शन करें, कोशिश करें पॉजिटिविटी के रूट पर रहें और पॉजिटिविटी की बोर्ड पे ही ऑपरेट करें।
Genius people are those who have displayed outstanding human achievements, endurance and accomplishment like Plato, Shakespeare, Rome, Newton, Einstein. ये डिफरेंट जीनियस लोग हैं वर्ल्ड के जिन्होंने काम किया और इनका एक नाम चल रहा है. Their physique, brain size, human strength and essentially everything is same. बेसिकली जो बात करने वाली बात है कि हम सारे जीनियस हैं. न्यूटन के 4 कान नहीं थे, रिमेंबर. शेक्सपियर के 4 टांगे नहीं थी, उसके भी 2 ही कान थे. मेरे भी 2 ही कान हैं, आपके भी 2 ही कान. शेक्सपियर की भी 2 ही आंखें थी, आपकी भी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं. माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सो जो बात होने वाली बात है कि जो जीनियस लोग हैं वो उन्हीं स्ट्रेंथ, साइज और ऑलमोस्ट उसी एवरेज के साथ थे. बट they proved to it. They used their full potential. They identified the potential and they were on the road to act on that, कि how to consolidate that potential. उस potential को maximum use कैसे किया जाए, ये उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से किया. इसलिए अल्लाह ने उनको इज्जत भी दी और नाम भी दिया. Unleashing your genius, think, learn, innovate. Yes. ये बुक ऑफ जीनियस थी बाय टोनी ब्रोजन. द क्वालिटीज ऑफ ए जीनियस में से ये हमने बात ली है और ये ओपन भी है. इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं, पोटेंशियल को थोड़ा मजीद पॉलिश कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट. वो कह रहे हैं ये वीएन क्या है. वीएन वो कह रहे हैं जी ability to see yourself succeeding in your goal. The ability to see yourself succeeding in your goal, that is VN. डिजायर क्या है, ख्वाहिश जिसको कहते हैं हम उर्दू में. दी पैशन और विश टू अकम्प्लिश द गोल. अपने गोल जो आपने सिलेक्ट कर लिया उसको उस जो अकम्प्लिश करने के लिए जो विश है, जो पैशन है, जो काम है, जो आपके अंदर तड़प है, उसका नाम डिजायर है. फेथ क्या है, द बिलीफ दैट यू विल सक्सीड. ये वो बिलीफ है, ये वो जज्बा, ये वो चीज है कि यू विल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस यू विल सक्सीड. कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट द विलिंगनेस टू एक्ट ऑन द वीएन. It's up your own willingness to act on the VN is a commitment. Planning क्या है, the definition of how to realize the goal. कि आपने जब realize किया अपने goal को, उसका plan किया कि ये planning है. Persistence क्या है, the tireless determination to reach the goal. बहुत strong determination कि मैं अपने goal तक पहुंचूंगा, इसका नाम persistence है. The subject knowledge जिसको कहते हैं, इसका क्या, a thirst to know about your subject. ये आपकी इंक्विजिटी है, आपकी एफर्ट है, आपका शौक है कि आप टू लर्न अबाउट योर सब्जेक्ट, कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको कैसे मैं लर्न करूं. क्वालिटी ऑफ जीनियस में, द बुक ऑफ जीनियस में जैसे इन्होंने थिंक, लर्न और इनोवेट की बुक इन्होंने लिखी है टोनी बुजान ने. 8वीं जो नेक्स्ट क्वालिटी इन्होंने डिफाइन की है जीनियस की क्वालिटीज में से, इट्स नंबर 8 ऑन द लिस्ट इज द मेंटल लिटरेसी. कि मेंटली आप कितने पढ़े लिखे हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन पावर, कि अपने ब्रेन की पावर पे आप कितना बिलीव करते हैं. वर्ड में एक नया नॉलेज चले जिसको पावर ऑफ परसुएसिव वर्ड्स भी कहा जाता है. परसुएसिव वर्ड्स में अल्लाह पाक ने बहुत ताकत रखी है. पॉजिटिव एटीट्यूड इज अनदर क्वालिटी ऑफ ए जीनियस. आई बिलीव दैट थिंग्स विल वर्क आउट. कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आई रीच द डेस्टिनी और मेरी काम इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे. इंट्यूशन, the ability to sense that something will work. ये एक इंटरनल होती है कॉन्फिडेंस कि something will work and things will be on the right lines. A master group, a team of others who support you, कि ये बाकी लोगों की टीम है जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं. एंड इंटरनल मास्टर ग्रुप, जो कि इंटरनल मास्टर ग्रुप होता है, वो कहता है अ मेंटल इमेज ऑफ दी सपोर्टर्स. जो सपोर्टर्स आपको एक स्ट्रेंथ, एक ताकत, एक इमेज दे रहे होते हैं, ये वो है कि हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू डू इट. A mental image of the supporters. Truth and awareness of what is true and real. ये awareness इसको कहा जाता है कि true क्या है, real क्या है, सच्चा क्या है, इसको awareness कहा जाता है. Courage, the ability to face fear and go on. ये वो ability है, ये वो ताकत है अल्लाह मियां की दी हुई रब्बे ज़ुल जलाल के इंसान के अंदर. The ability to face fear and go on, कि fear को भी face करना और चलते जाना, इस ability का नाम courage है और ये जीनियस में होती है. तो ये आपने देखा ये 14 क्वालिटीज थी एक जीनियस की जो उन्होंने आइडेंटिफाई की और सारी की सारी बड़ी वेल मोटिवेटिंग, वेल स्पाइस्ड, ऑन द राइट पाथ विद द पॉजिटिव. आपने देखा किसी एक में भी नेगेटिविटी या वो एलिमेंट नहीं है जिसमें डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिव थॉट या किसी का हक मारने का या किसी के साथ कंपटीशन की सेंस है, नेगेटिविटी की सेंस नहीं है. सो जीनियस आर ऑलवेज पॉजिटिव माइंडेड, दैट इज प्रूवन फैक्ट.
राइट अभी हमारी एक और चीज है, द लॉन्गर आई लिव द मोर आई रियलाइज द एटीट्यूड ऑन लाइफ। एटीट्यूड क्या है? टू मी इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स, it's more important than the past, than the education, than money, than circumstances, than failures, then it is most success, it is most important than the appearance, giftedness and skill. It will more our area company, we have to choice to embrace. Basically attitude building की बात हो रही, और attitude building पे इन्होंने यही कहा है कि चार्ल्स श्वार्डर ने बात की है, जो सारी ये स्लाइड पे हमने लिखी है, कि बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि जो उस वक्त तक आपको जब तक एटीट्यूड ठीक नहीं होगा तो आप सक्सेस नहीं ले सकते, जब तक आप सक्सेस नहीं ले सकते तो आप अपने चॉइस पे नहीं चल सकते, और जब तक आप अपना अगेन रियलाइज नहीं करते कि हाउ टू रिएक्ट इट, तो वो आप सक्सेस की मंजिलें हासिल नहीं कर सकते, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। जैसे उन्होंने कहा प्ले ऑन दी स्ट्रिंग वी हैव एंड दैट्स आवर एटीट्यूड। आई एम कन्विंस्ड दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, आई एम कन्विंस्ड दैट लाइफ इज 10% what happens to me. Life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. मेरा रिएक्शन क्या था, 90% तो जिंदगी इसी का नाम है, 10% है कि क्या हुआ, किसी ने गुस्से वाली बात कर दी उसने, 10% है, 90% ये है how I reacted to that is there. So ये बड़े गौर से हमें इसको लेके डाइजेस्ट करने में दोबारा रिपीट करता हूँ, I am convinced that life is 10% what happens to me, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या होता है, एंड 90% how I react to it, मैंने लाइफ को कैसे, ये उस इंसिडेंट को कैसे रिएक्ट किया। एंड सो इट इज विथ यू, वी आर इन चेंज, वी आर इन चार्ज ऑफ आवर एटीट्यूड्स। वही बात जो मैंने शुरू में बात की थी, बेसिकली एटीट्यूड, थिंकिंग, बिहेवियर ही एक ट्रैक है जो हमारी डेस्टिनी बनाती है। जो मैं सोचूंगा, माई थॉट्स विल गिव माई बर्थ टू माई वर्ड्स, my words will give birth to my actions, my actions will give birth to my attitude, and my attitude will give birth to my success or goals. So ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, and we should be knowing that. एक और बात उन्होंने वर्ल्डली रिएक्शन की बात किया, जो हम सोशल या कम्युनिटी या लोगों के रिएक्शन पे मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर करते हैं, तो उन्होंने उस पर बड़ा क्लियर कहा कि जी 10% तो वो बात है जो कि 10% व्हाट हैपेंस टू मी, वो वाकयात हैं, जैसे अल्लाह न करे सड़क पे जा रहा हूँ, गाड़ी खराब हो गई, कहीं से किसी ने मुझे कुछ कह दिया, 90% तो मेरा रिएक्शन है, और इसी का नाम जिंदगी है। अ ब्यूटीफुल सेइंग, एंड वी शुड बी सेल्फ मोटिवेटिंग आफ्टर लिसनिंग इट एंड रीडिंग इट। अच्छा, अभी एक और चीज आप देखें, एबिलिटी होती है कि मेरे में, उसमें जी क्या एबिलिटी है, उसमें क्या सलाहियत है, सीधा हम उर्दू में अगर बात करें, सिनर्जी बिटवीन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ये उस बंदे की जो सिनर्जी है, सिनर्जाइज्ड उसकी एफर्ट है, उसकी नॉलेज, उसकी इल्म, उसकी स्किल और एटीट्यूड के दरमियान जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसका नाम एबिलिटी है या सलाहियत दिया गया। ए इज फॉर एटीट्यूड, मीन हार्ट, उसका हार्ट क्या कहता है, एस फॉर स्किल, दैट इज हैंड्स, आस्क का वर्ड ऐसे बना है, एंड के इज फॉर नॉलेज। सो रिमेंबर द वर्ड ऑफ आस्क व्हेनेवर यू परफॉर्म इन लाइफ, दैट इज ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल एंड के फॉर नॉलेज, आस्क। तो ask is the main thing which coordinates your ability. It is a synergized effort of your knowledge, skill and attitude. So इनको ऐसे पढ़ा लिखा आदमी, एज एकेडमिया पर्सन, एज ए प्रैक्टिकल बैलेंस्ड पर्सन, हमने इन सारी इनकी स्ट्रेंथ्स को अपने हाथ में रखना है, तभी चीजें पॉजिटिव साइड पे डेवलप होंगी। फेथ जो है, जिसको हम ईमान कहते हैं, फेथ एक, यानी जिस तरह ईमान है हमारा अल्लाह ताला की जात पे, स्ट्रॉन्ग फेथ है ना, वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन अल्लाह अलमाइटी। मेरा ख्याल एक सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए, सेल्फ फेथ भी होना चाहिए अपनी सलाहियतों पे, अपने पोटेंशियल को। ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज आती है जिस पे आपका बड़ा सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है। सो फेथ जो है, फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी द फुल स्टेयरकेस। मैंने एक मिस्टर MLK ने बात की है कि जी फेथ जो है, अगर आपको, इट्स अ गुड थिंकर, अगर आपने लास्ट आपको पता ही नहीं मंजिल, तो आपने जिस फेथ, जिस एटीट्यूड से किया कि मेरी बात में सच्चाई है, मेरे अमल में सच्चाई है, मेरा हार्ड वर्क सच है, एंड आई एम कैपेबल टू डू इट, तो उसका नाम फिर फेथ है। और फेथ से फिर आप अचीव करते हैं पॉजिटिविटी इन लाइफ, और पॉजिटिविटी इन लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, एंड इन अ मोस्ट पॉजिटिव वे कि आप में फेथ का एलिमेंट आता है कि जी सेल्फ फेथ कह लें इसको, कि आपने इंकलकेट किया अपने आप को और उन चीज़ों को देखा। नो
मैं आपको थोड़ा सा ये इंस्पायरिंग और मोटिवेशन लेक्चर था जिसमें पोटेंशियल के मतलब पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस पे शेयर किया आपसे, फिर पोटेंशियल कैसे इन्हांस किया जाता है, जीनियस की क्या क्वालिटीज़ हैं, सेल्फ फेथ क्या है, सिनर्जी क्या है, एबिलिटी क्या है। हमने नेगेटिविटी को दूर किया, हमने ये भी शो किया कि 10% जो होता है मुझे वो है, 90% मेरा रिएक्शन का नाम ज़िंदगी है। असल में ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूटर्स हैं। एज योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, एज योर प्रोडक्टिविटी पर्सन, कि आप लाइफ में इसको किस तरह लेके चलते हैं, और एज ए कि हाउ यू वांट टू प्रोड्यूस इन लाइफ, कि हम कैसे ज़िंदगी में आगे इन्हांस होना चाहते हैं। जब तक मेरी आपकी और हमारी प्रोडक्टिविटी एक राइज की तरफ नहीं है, हमारा सेल्फ ग्रूमिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, हमने सेल्फ पोटेंशियल आइडेंटिफाई नहीं किया, आई थिंक कि सेल्फ प्रोडक्टिविटी और सेल्फ क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ हम इंक्लाइन नहीं हो सकते। वी नीड टू स्टार्ट आवर सेल्फ प्रोडक्टिविटी, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी, एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर क्वालिटी। आई होप कि इट विल बी ऑफ सम यूज टू यू सोशली, प्रोफेशनली एंड मॉरली। मैं इस तरह की बात आपसे शेयर करता रहूँगा। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन सारी चीज़ों पे अमल करने की हिम्मत दे, तौफीक दे, और हम एक सेल्फ ग्रूमिंग के रूट पे सही तरीके से चलें। समरी ऑफ दिस लेक्चर विच वी हैव कवर्ड टुडे इज लेक्चर 14। इसकी समरी आपसे शेयर कर लेता हूँ। हमने इनिशियली हिस्ट्री ऑफ मोशन एंड टाइम स्टडी किया है, फिर डिफाइनिंग वर्क सिस्टम एंड प्रोडक्टिविटी को हमने देखा, उसके बाद मोशन स्टडी इटसेल्फ हमने एक्सप्लेन की, फिर वर्क मेथड डिज़ाइन पे बात हुई कि वर्क मेथड डिज़ाइन क्या चीज़ें हैं, इसके ये डिफरेंट रेफरेंस हैं इनके बुक्स के। नो आई क्लोज माई लेक्चर विद एज यूजुअल विद द मैसेज, और इस मैसेज को पढ़ के एक मोटिवेशन आती है जो मेरे लिए भी सेल्फ मोटिवेशन है, आपके लिए भी है, हम सब के लिए है। अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे, उसमें आसानियाँ डाल दे, और हमें इस पर अमल करने की तौफीक और हिम्मत दे। इट से फॉरगिव पीपल सो दैट परहैप्स अल्लाह मे फॉरगिव यू। कहते हैं कि आप लोगों को माफ़ कर दें ताकि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर सके। इट्स अ मैसेज ऑफ गुडनेस। अगर आप अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी कोई आएगी। जैसे मैं अक्सर आप शेयर करता हूँ कि पॉजिटिविटी एक चेन रिएक्शन है जो आगे चीज़ों में चलती रहती है, चीज़ों में शामिल रहती है, और एक बेहतर तरीके से हमें पता चलता है कि अगर हम पॉजिटिव रह के चीज़ों को एक अच्छे एंगल से देख के लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए बेहतर परफॉर्म करते हैं, वन डे विल कम एंड वन डे विल कम इंशाल्लाह, कि उस पॉजिटिविटी के सदके, उस नीयत की सफाई के सदके अल्लाह ताला हमें भी इज़्ज़त से अनायत फरमाएंगे और हमारे काम में बरकत डालेंगे। सो आप कोशिश करें, जैसे अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि मुसलमान उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता जो दूसरे के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद नहीं करता। सो वट एवर यू लाइक फॉर योर ओन सेल्फ, स्टार्ट लाइकिंग फॉर अदर्स। आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दें, आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों के दिलों में लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बना दे, तो आप लोगों की इज्जत करना सीखें। आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप की इज्जत हो, आपकी फैमिलीज़ की इज्जत हो, आप लोगों के माँ बाप की इज्जत करें, उनकी फैमिलीज़ की इज्जत करें। अल्लाह ताला आपके माँ बाप और आपकी फैमिली की इज्जत उनसे करवा लेंगे। सो वट एवर यू लाइक फॉर योर सेल्फ, प्लीज़ एक्सप्लेन एंड इनकरेज, कि आप लोगों को वो दें, अल्लाह ताला जवाबन आपको देना शुरू कर देंगे। विद दिस आई एंड माई लेक्चर 14। इसमें हमने आज मोशन स्टडी किया है, प्रोडक्टिविटी की बात की है, वर्कर के बिहेवियर को देखा है, और एंड पे मैंने लेक्चर समरी में डिफरेंट सिनेरियोज आपके साथ शेयर किए हैं। तो मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हर चीज़ पे कादिर है, मुझे और आज आपको हमेशा अच्छा इल्म हासिल करने की हिम्मत दे, हमें अपने वालिदैन का मुअद्दब बना दे, हमारी सेल्फ प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर दे, हमें कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए अच्छा इंसान बना दे। और एक दिन आएगा इंशाल्लाह, ये ज़रूर आएगा, मेरा ये ईमान है कि इंशाल्लाह साफ़ नीयत के साथ अल्लाह ताला आपकी, मेरी और कंट्रीब्यूशन की को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। सो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको सोया अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला मेरा और आपका, हमारे पेरेंट्स का हमेशा हम युनासर हो, और अल्लाह ताला हमें इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस जगह के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करने की हिम्मत तौफीक दे, बिकॉज इट इज़ द लॉ ऑफ गुडनेस। और गुडनेस के तहत हम जैसे चलेंगे, जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला साफ नीयत के साथ जो कोशिश करता है, जो होपफुल होकर काम करता है, लैसल इंसान अल्लाह मासा, बेशक इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने कोशिश की। जो पॉजिटिव तरीके से इल्म में कोशिश करता है, अपने जॉब में कोशिश करता है, अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरी कोशिश करता है, तो अल्लाह पाक ज़रूर उसे सक्सेस, उसको कामयाबी अनायत फरमाते हैं। सो
आई प्रे टू अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो, हमें मेहनत से काम करने की हिम्मत दे। अल्लाह मुझे और आपको अपनी मखलूक के लिए बेहतर बना दे और हम हर वो काम करें जो अल्लाह के लिए, अल्लाह को हम राज़ी कर सकें। हर वो काम करें जो हमारी सेल्फ प्रोडक्टिविटी के लिए, माशरे की प्रोडक्टिविटी के लिए, इंसानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बेहतर चीज़ हो। तो विद दिस प्रेयर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो, हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।